टोटल केसेस बढ़ के आज 21,393 हो गए हैं। हर दिन कोई 1000 से 1500 के बीच केसेस बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने कहा, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन केसेस बढ़ने की रफ्तार नहीं बढ़ रही है, थोड़ी सी घट रही है। कुछ लोग कह रहे हैं फ्लैटनिंग ऑफ कर्व हो रहा है, शायद ऐसा नहीं हो रहा है, मगर मोटा निष्कर्ष यही है, याद रखिए कि अभी हम पहाड़ पर चढ़ाई के बहुत इनिशियल स्टेज में है, बहुत शुरू में है, बहुत बढ़ता जाएगा। कल ही मैंने देखा एक ग्रुप है इंटरनेट पे जिसका नाम है COVID-19 COVID-IND-90 स्टडी ग्रुप करके। ये कई इंडियन और विदेशी मिलके साइंटिस्ट हैं, एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, ये काम करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। ये लोग फोरकास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में कितने केसेस बनेंगे। पूरे दुनिया के पैटर्न देख के, यूएस का, बाकी सब देशों का पैटर्न देख के फोरकास्ट कर रहे हैं। ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे कितना फ़ायदा हो रहा है लॉकडाउन से। तो अभी फोरकास्ट तो ऐसी चीज़ की करना बहुत मुश्किल है और अभी तक बहुत सफलता शायद नहीं मिली है। लेकिन जो मोटी बात इससे समझ आती है वो ये है कि हमारी असली चुनौती मई में नहीं है। अप्रैल के महीने में लॉकडाउन रखा है, 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लेकिन असली चुनौती जून और जुलाई में, इनके हिसाब से मिड जून और मिड जुलाई के बीच में पीक आएगा। और अगर इनका अनुमान देखें तो पीक ऐसा हो सकता है जिसमें हर रोज कोई 20,000 नए केस जुड़े। अभी तक पूरे देश में सिर्फ 21,000 केस हैं, लेकिन अगर इन लोगों का जो प्रोजेक्शन है, अनुमान है, वो ये है कि एक स्टेज ऐसी आएगी जब हर दिन 15 से 20,000 केस जुड़ते जाएंगे, यानी कि कुल मिला के हम काफी ऊपर अभी जाने वाले हैं। उसके बाद ढलान शुरू होगी। तो कमर कस लीजिए, लंबी लड़ाई है, संघर्ष लंबा है, और इसीलिए जरूरी है कि ध्यान से देखें कि हम किस स्ट्रेटजी को अपनाने से कितना फायदा हो रहा है, इस पूरी चढ़ाई के किस स्टेज पे कौन से औजार का इस्तेमाल करना है, कौन से हथियार का इस्तेमाल करना है, कब एकदम पूरे लॉकडाउन का इस्तेमाल करना है, कब सेलेक्टिव टारगेटिंग करनी है। इस सब के बारे में बहुत सोचने की जरूरत है। इसके बारे में बहस भी शुरू हो गई है। मैंने आज एक लेख लिखा है जो कि भास्कर में छपा है। वो लेख शायद आ चुका होगा फेसबुक पे, नहीं आया तो हम डलवा देंगे। लेख सिर्फ कहता है कि हमें अब सोचने का वक्त है कि इस वक्त हमें लॉकडाउन से ज्यादा फायदा हो रहा है या कि लॉकडाउन से ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कोई ना कोई रणनीति तो आगे कई महीनों तक अपनानी पड़ेगी। खाली एक बार के लॉकडाउन से सारी समस्या तो जाने वाली नहीं। इस सवाल पे सोचना शुरू करना चाहिए। ये बात मैंने अपने लेख में लिखी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। पिछले 48 घंटे में अभी भी पलघर का किस्सा चले जा रहा है। शुरू हुआ था एक दर्दनाक घटना से और धीरे धीरे शर्मनाक बनती जा रही है। शर्मनाक इसलिए कि जिस तरह से हम उसको रिएक्ट कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, घटना में 3 लोग, बिल्कुल बेकसूर लोग मारे गए। उनमें से 2 संत थे, हालांकि संत होने के कारण उन पे हमला नहीं किया गया। और शुरू में कोशिश हुई कि इसके अंदर कुछ मुस्लिम एंगल, अगर कोई भगवाधारी होगा तो जरूर मुसलमान ने मारा होगा, वो निकला नहीं। फिर उसके बाद कोशिश हुई कि इसमें कुछ पॉलिटिकल कलर दिया जाए, वो भी नहीं निकला। अंततः ये निकला कि उस गांव की जो सरपंच है वो तो खुद बीजेपी से है। आज उसका इंटरव्यू भी आया है, वो भी बेचारी बेकसूर लगती है, उसका भी कोई मतलब नहीं है इस चीज़ों से। मोटी बात जो उभर के आ रही है वो ये कि उस इलाके में इतनी जबरदस्त र्यूमर चली हुई थी कि कुछ लोग बच्चों को उठाएंगे, किसी बच्चे की किडनी निकाल लेंगे, किसी का कुछ निकाल लेंगे। बच्चों के ऑर्गन्स का व्यापार चल रहा है और उसके व्यापारी घूम रहे हैं। तो गांव वाले लाठी बाठी लेके तैयार बैठे रहते थे, कोई आएगा। ऐसे में गाड़ी आई, उसको पकड़ के मारा। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो सरपंच एटलीस्ट जो कह रही हैं, वो कह रही है कि हमारा कोई बस नहीं था, ऐसी भीड़ और इतने आक्रोश में थी, हम कुछ कर नहीं पाए। तो अगर कोई गहरी बात सोचने की है तो वो ये है कि हम ऐसा माहौल समाज में कैसे बनने देते हैं, इस तरह की र्यूमर्स कैसे चलती है। इस र्यूमर का कोई धर्म से ताल्लुक नहीं है।
जैसा मैंने कहा, वो संयोग से वो संत थे और र्यूमर ये चल रहा था कि जो बच्चे उठाने आएंगे वो अलग अलग भेष बना के आएंगे, हो सकता है पुलिस की यूनिफॉर्म में आए। तो लोगों ने समझा कि चलो भाई ये भगवा पहन के आए हैं तो बच्चे उठाने वाले लोग। ये सारा मामला था उसके अंदर। सोचना ये है कि इस तरह की र्यूमर्स कैसे चलती हैं। सोचना ये है कि समाज के उस वर्ग में इतनी एंग्जाइटी, इतनी चिंता, इतना गुस्सा ये क्यों है। बार बार पूछा जाता है, कुछ खास चैनल से उछाला जाता है, अब आप चुप क्यों हैं, अब आप क्यों नहीं बोलते, फलां चुप क्यों है, फलां क्यों। मेरे से भी कभी कभार पूछ लेते हैं कि आप चुप इस फलां चीज पे चुप क्यों है। एक तो ये कि बार बोल चुके, 2 बार बोल चुके, मैंने तो इस बात पे शायद तीसरी चौथी बार बोल रहा हूं। लेकिन गंभीर सवाल है, किस सवाल पे बोला जाए, किस सवाल पे नहीं बोला जाए। तमाम तरह की नृशंस हत्याएं होती है इस देश के अंदर। 2-3 स्थिति होती है जिसके अंदर एक सामान्य व्यक्ति को खड़ा होकर उसका नोटिस लेना चाहिए और उस पर कुछ बोलना चाहिए। एक तो वो स्थिति होती है जहां अपराध इतना नृशंस होता है कि वो मानवीयता को हिला दे, जैसे वो निर्भया वाला कांड था। तो एकदम, या जैसे जम्मू में उस बच्ची के साथ, आसिफा बच्ची के साथ हुआ था, वो इतना जघन्य होता है कि वो एकदम आपको लगता है ऐसा हो कैसे सकता है। अब अपराध तो सारे ही बुरे होते हैं, सारे ही गलत हैं, जघन्य हैं, लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो एकदम आपको अंदर तक हिला देते हैं। फिर ऐसे होते हैं जहां किसी अपराध अपने आप में उतना जघन्य नहीं है, लेकिन किसी को टारगेट किया गया है किसी विशेष कारण से, हेट क्राइम जो होता है। जैसे यूएस में एक बार हुआ था कि किसी एक सिख के ऊपर हमला हुआ, उसकी हत्या हुई थी, ये सोचते हुए कि ये मुसलमान है, ये सोचते हुए की गई थी। व्यक्ति एक था, लेकिन हमला टारगेटेड था, हेट क्राइम, ये सोच के कि तुम ये हो इसलिए मैं तुम पे हमला करूंगा। अगर पालघर में जिनकी हत्या हुई, उन पे ये सोच के और इस कारण से हमला किया जाता कि ये हिंदू संत हैं इसलिए इन्हें मारो, तब ये उस कैटेगरी में आता, जबकि ये है नहीं। तो दूसरा होता है कि जहां लोगों को किसी ऐसे कारण से टारगेट किया जाए, उसमें बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे में चाहे कोई भी कारण हो, जैसे कश्मीरी हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ, क्योंकि वो कश्मीरी पंडित थे, ऐसे में बोलना चाहिए, क्योंकि एक कैटेगरी है जिसके बारे में बोलना चाहिए। जब मुस्लिम्स के साथ लिंचिंग होती है क्योंकि वो मुसलमान, बोलना चाहिए ऐसे में। तीसरी कैटेगरी वो होती है जिसपे बोलना चाहिए कि अपराध जैसा भी हो, अगर उसमें पुलिस प्रशासन इन्वॉल्व है, इसके अंदर पुलिस प्रशासन की इन्वॉल्वमेंट थी इस मायने में कि जब लिंचिंग हुई उस वक्त पुलिस वहां खड़ी थी और भग गए अपने आप को बचा के। ऐसा नहीं लग रहा कि उन्होंने करवाई है या उन्होंने इसको प्रोत्साहन दिया है, लेकिन डर के मारे भग गए, कुछ नहीं कर पाए, इसलिए इसका सवाल उठाया, उठना चाहिए। चौथा वो केस होता है जहां ये सब होने के बाद उसको डिफेंड किया जाए। ध्यान है ना क्या कुछ हुआ है हमारे देश में। लिंचिंग के बाद लोगों को मालाएं पहनाई गई हैं, उनका पब्लिक में स्वागत किया गया है, उनको पता नहीं क्या क्या घोषित किया गया, तुमने बड़ा शानदार काम किया है, बड़े बड़े नेता उनसे मिलते हैं, उसमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो ऐसी कैटेगरीज हो, इसके बारे में बोलना चाहिए, मेरी सोच है। इसलिए कुछ चीज़ों पे ज़्यादा बोलता हूँ, कुछ पे कम बोलता हूँ। अगर कुछ गलती हो तो आप जरूर बताइएगा। एक आखिर में छोटा सा किस्सा ये बीजेपी के एमपी राकेश सिन्हा जी का। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि उन्होंने मेरे से पूछा, टीवी शो था राजदीप सरदेसाई का, मैंने कहा कि साहब आपने कोटा के बच्चों को मुफ्त भेजा, बहुत अच्छा किया, मगर ये जो यूपी जाने वाले गरीब थे इनसे टिकट क्यों लिया था आपकी सरकार ने। वो भड़क गए, साहब आप झूठ बोल रहे हो। तो खैर मैंने एविडेंस दिखा दिया तो सकपका गए और गुस्सा हो गए। ये तो बहुत कम होता है जब कोई कह दे कि भाई हाँ ये तो बात मेरी गलत थी, कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई, छोड़ दीजिए, बात को खत्म कीजिए, कोई लंबी बात थी नहीं। लेकिन वो नहीं, तो मामला वहां नहीं रुका, वो तो मैंने पिछली बार आपको बता दिया था। उसके बाद राकेश जी के कुछ साथी, उन्होंने कुछ इशारा किया होगा कि जरा इनको ठीक करो भाई, तो वो हमारे पीछे पड़े, कहने लगे स्वराज अभियान वाले कहते हैं आप रिलीफ का काम कर रहे हैं, आप प्रमाण दीजिए, दिखाइए, लिस्ट आपने क्यों। मैंने कहा भाई लिस्ट अभी तो काम कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा मदद कर दीजिए ना, 2-4 वॉलंटियर दे दीजिए तो फिर हम लिस्ट बना लेंगे तो हम कर लेंगे। उन्होंने कहा आप तो सेफोलॉजिस्ट हैं, लिस्ट तो बना सकते होंगे। मैं भाई सेफोलॉजिस्ट हूँ, टाइपिस्ट नहीं हूँ, मुझे इतने लोगों की लिस्ट टाइप नहीं होती, आप आके करवा दीजिए।
फिर उनमें से कोई बहन जी थी, डॉक्टर साहब, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, उन्होंने कहा कि मैंने आपकी वेबसाइट चेक की है, आपके पास तो टोटल सिर्फ इतना ही रुपया आया और आप उसके आधार पे इतने लोगों को खाना कैसे खिला सकते हो, जरूर मामला गड़बड़ है। देखा हमने, वो बहन जी 2015 से 2018 का डेटा देख रही थी। जब हमने चंदा लेना शुरू भी नहीं किया था, उसके आंकड़े को देख के हमारे पे केस उन्होंने ट्रायल कर दिया। मैंने कहा जी इतनी रिसर्च करते हो, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हो, 2018 में हम कोरोना वायरस के विक्टिम्स के लिए, लॉकडाउन के विक्टिम के लिए चंदा इकट्ठा नहीं कर रहे थे बहन जी, ये हमने मार्च में शुरू किया था। हाँ, वो चीज़ वेबसाइट पे नहीं है मार्च का डेटा, क्योंकि हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा है। मार्च का डेटा भी डाल देंगे, क्या इसमें बड़ी बात है। और दूसरा, जिसने भी कोई रिलीफ काम किया होगा उसको इतना पता होगा कितना अफरा तफरी के अंदर इस तरह के काम होते हैं। और सिर्फ कैश में ही नहीं देते, पता नहीं क्यों, शायद उन्होंने लगता है कभी किया नहीं है ये काम। सिर्फ लोग कैश में पैसा नहीं देते, कोई आटे की बोरी दे जाता है, कोई भला व्यक्ति कहता है चलो दाल मेरे यहाँ से ले लो, कोई कहता है कि चलो 2 टाइम का खाना मैं करवा दूंगा, लंगर मेरी तरफ से। ये सब चीजें होती है, तभी समाज का काम हो पाता है। खैर, ये सारा कुछ हुआ, राकेश जी बड़े उत्साहित थे, इन सब चीजों को ट्वीट कर रहे थे, हाँ हाँ ये गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने चिट्ठी लिखी, राकेश जी आप ऐसा कीजिए, हमारे दफ्तर आ जाइए, हम आपको सब कुछ दिखा देंगे। हाँ, बीच में ये भी पूछ रहे थे कि कर्फ्यू पास होंगे आपके, दिखाओ हमारे को, हमने वो भी दिखा दिए। मैंने कहा राकेश जी ऐसा क्यों नहीं करते, आप तो एमपी, आने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप हमारे ऑफिस में आ जाइए, हम आपको लिस्टें भी दिखा देंगे, जैसी कच्ची पक्की लिस्टें हमारे पास है सारी आपको दिखा देंगे, हिसाब भी दिखा देंगे, हमारे राशन के डिपो में भी आ जाइए, वो भी देख लेना, कहीं पे खाना बट रहा होगा वहां भी आपको ले जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे। आना चाहिए ना राकेश जी को। बस मैंने एक ही शर्त रखी है, कोई लंबी चौड़ी शर्त नहीं। मैंने सिर्फ कहा राकेश जी अगर आपको सब कुछ ठीक लगे ना, 1 रुपया चंदा हमें दे देना, 1 रुपया, ज्यादा नहीं, ₹1.25 दे देना, चलो ₹1.25 का चंदा दे देना। बात ठीक है कि नहीं? आप भी सोचना, ठीक लगे तो आप भी राकेश जी से अनुरोध करना। चिट्ठी मैंने लिखी है उनको कहते हुए कि बिल्कुल आपका स्वागत है, आप पूछिए सवाल, सार्वजनिक काम कर रहे हैं, सवाल पूछने का लोगों का हक है, जवाब देना हमारा फर्ज बनता है। आप आके चेक कर लीजिए ना, आपको ठीक लगे तो आप भी उनसे कहिए राकेश जी आइए चेक कीजिए, कोई और साथी आना चाहे चेक कीजिए, और उसके बाद इतना कहिए कि हाँ अगर ठीक निकला तो मैं थोड़ा चंदा दे दूंगा। तो आप सबसे अनुरोध है, स्वराज अभियान के हम सब साथी इस काम में लगे हुए हैं, इसके लिए चंदा जुटाइए, कुछ कहिए दूसरों को। बहुत बुरी हालत है, रोज जिस तरह की चिट्ठी आ रही है, जिस तरह की लिस्ट, फोन आ रहे हैं, बता नहीं सकता मैं आपको। हालत बिगड़ते जा रहे हैं। मैंने सोचा था सरकार कुछ कर रही है, दिल्ली सरकार कुछ कर रही है, हालत बेहतर होंगे, लेकिन नहीं, हालत बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली में भी काफी बिगड़ रहे हैं, और दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पे नोएडा में खास तौर पे बहुत बुरी हालत हो रही है, लोनी के इलाके में, इन सब में। तो उसके लिए कुछ मदद कीजिए, आप सबसे अनुरोध है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।